हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फार्मक रिमूवल टाइम क्या रहता है या फार्मक स्ट्राइकिंग टाइम क्या रहता है। और वहाँ पर एक चीज़ आई थी कि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के कारण हमको फार्मक का टाइम कुछ चेंज करना पड़ता है। अब वो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट का पर्पस ये था कि हमारे जो कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसके लिए फार्मक रिमूवल टाइम हमारा थोड़ा ज़्यादा रहता है ऑब्वियसली। अब ये कौन से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो उसके बारे में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हमारे पास आते हैं वो होते हैं शेल स्ट्रक्चर्स, यानी कर्व सरफेस रहता है। आप लोगों को देखा होगा कहीं पर गोलाई बनी हुई है, कहीं पर पेराबोला बना हुआ है, या इस टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कर्व शेप में रहते हैं। उनके लिए जो हमारे फॉर्मवर्क रहते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे कि फॉर्मवर्क फॉर शेल स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये शेल स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। ये शेल स्ट्रक्चर्स बेसिकली थिन कंक्रीट मेंबर्स रहते हैं। इसमें इनकी मोटाई कम रहती है बट इनकी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी ज्यादा रहती है बिकॉज ड्यू टू इट्स कर्व सरफेस। सरफेस कर्व होने के कारण ये कम मटेरियल में ये ज्यादा स्ट्रेंथ या ज्यादा लोड बियर कर पाते हैं। इनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी खासी होती है। तो इस प्रकार इसीलिए कर्व सरफेस है भी इसका। तो यूजुअली दो टाइप के कर्व सरफेस हम लोग यूज करते हैं। एक तो सिलेंड्रिकल बैरल वॉल्स रहते हैं। सिलेंड्रिकल बैरल वॉल्स क्या रहते हैं? एक लॉन्ग बीम रहता है बट विथ थिन साइज, और एक कर्व सरफेस रहता है। तो इसको एक इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिलेंडर आप इसको बोल सकते हैं। इसके फिगर में भी आप देख सकते हैं इस टाइप का रहता है आपका। और दूसरा रहता है हमारा शॉर्ट शेल। शॉर्ट शेल में क्या रेडियस तो बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू लेंथ। उसकी लेंथ कम रहती है आपके एलिमेंट की और रेडियस बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े सिलेंडर का एक पार्ट है। ये फिगर में आप देख सकते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं। लेकिन अब ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है भी तो इसकी जरूरत क्या है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ शेल स्ट्रक्चर्स इन अवर कंस्ट्रक्शन। सो आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है शेल स्ट्रक्चर्स जो है यूनिक रहता है। यूनिक मीन्स आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपके आर्किटेक्ट के दिमाग में कोई आइडिया आया और उसको नॉर्मल तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, तो उसको वो कर्व्स देख के ही आपको दे सकते हैं। और वैसे भी आप देखोगे तो कर्व चीजें इजी टू हैंडल है। अगर अपने यूनिवर्स को भी अपन देखेंगे तो हमारा सोलर सिस्टम में सन को अपन देखेंगे तो वो भी एक स्फेरिकल है, और हमारे ज्यादातर प्लैनेट्स जो है वो भी स्फेरिकल है। तो यहाँ इवन अपनी बॉडी को भी देखेंगे तो वहां पर भी कोई फ्लैट चीज हमको मिलती नहीं। मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे जो बॉडी के वो भी हमको कर्व ही मिलते हैं। तो कर्व में एक यूनिक चीज है कि मतलब एक्सेप्टेबल है, सुंदर लगता है, एस्थेटिक है, राइट। और दूसरा इसमें स्ट्रेंथ कैपेबिलिटीज भी अच्छी है। तो पहली नेसेसिटी तो हमारे जो स्ट्रक्चर की है वो है स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी एंड मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या क्या है? फर्स्ट, स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी एंड मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन। कर्ड सरफेस है, अपने आप में कर्ड होने के कारण ही ये ज्यादा स्ट्रेसेस को बियर कर पाता है, ज्यादा लोड बियर कर पाता है एज कम्पेयर टू इट्स मटेरियल, राइट। इनका जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैपेसिटी है या लोड ट्रांसफर जो कैपेसिटी, ये इनकी काफी ज्यादा है। तो इसलिए कर्ड सरफेस अगर हम यूज करते हैं या कर्ड एलिमेंट हम यूज करते हैं तो हमारा काफी अच्छा मतलब स्ट्रक्चर जो है काफी स्टेबल और स्ट्रांग बनता है। और दूसरी बात क्या है कि जब हम कर्ड सरफेस यूज करते हैं या कर्ड एलिमेंट यूज करते हैं तो इसका जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है वो काफी कम रहता है। मतलब कम मटेरियल में ये ज्यादा स्ट्रेंथ हमको प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियसली अगर कम मटेरियल में ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तो हमारे यहाँ पर मटेरियल बहुत ज्यादा बचता है। अब ये मटेरियल जो बहुत ज्यादा बचता है तो इसके मटेरियल की काफी सारी सेविंग हो जाती है, जिससे कि हमारे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट्स भी होते हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और दूसरा क्या है, इसमें एक बहुत खास बात है कि अगर आप देखोगे ना, इसमें स्पानिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। आपका इसमें स्पान आप बहुत ज्यादा ले सकते हो। नॉर्मल में हम स्पान 20 फुट 40 फुट ले सकते हैं, लेकिन कर्व सरफेस में हम स्पान बहुत ज्यादा ले सकते हैं। इसलिए इसका जो है एप्लीकेशंस बढ़ जाता है। अच्छा, स्पान तो वैसे भी हम ले सकते हैं, लेकिन कर्व एलिमेंट्स के केस में
स्पान के बीच में हमारे पास कॉलम्स का सपोर्ट नहीं आता है, बीम का सपोर्ट नहीं आता है, क्योंकि अपने आप में ही बीम का रोल प्ले करते हैं, राइट। तो इसलिए ये अगर कहीं पर बहुत बड़ा हॉल बनाना हो या कहीं स्टेडियम में एरिना बनाना हो, स्पोर्ट्स एरिना बनाना हो, या एयरपोर्ट्स में टैक्सी वे बनाना हो, इसके लिए आपके एयरपोर्ट्स को पार्क आपके एरोप्लेन्स को पार्क करने के लिए टैक्सी वे बनाना हो, तो ये बहुत एक शानदार हमको चीज मिल जाती है। दूसरा जो इसकी नेसेसिटी है वही आर्किटेक्ट का, जैसे मैंने बताया आपको कि आर्किटेक्ट के दिमाग में कोई ख्याल आया तो वो जो ख्याल आएगा वो एकदम सीधा सच्चा ख्याल नहीं आने वाला है, कुछ ना कुछ कर्व सरफेस लेके ही आएगा। तो आर्किटेक्ट को मतलब फ्रीडम मिल जाता है, कर्व एलिमेंट यूज करके वो अपनी पूरी की पूरी कल्पना को साकार कर सकता है इस तरीके कर्व सरफेस का यूज करके। अगर मान लीजिए उसके दिमाग में आ गया, बाज का ख्याल आ गया कि बाज बनाना है, तो बाज का अगर कर्व सरफेस फॉर्मवर्क बना लेगा तो बाज को कंक्रीट एलिमेंट में वो क्रिएट कर सकता है। और फिर दूसरी बात क्या है कि आर्किटेक्ट का ये एक क्या बोलते हैं, जिसको लैंडमार्क हो जाता है, एक सिग्नेचर हो जाता है। कई आर्किटेक्ट का काम देख के, उनका काम देख के हमको बस लगता है कि ये इसी आर्किटेक्ट का काम होगा और किसी का नहीं होगा, तो ये सिग्नेचर हो, उनकी यूएसपी बन जाती है। तो ये आइकॉनिक डिजाइन क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। यूनिक एंड आइकॉनिक डिजाइन में हमको एक कर्व सरफेस का यूज करना पड़ता है। वर्सेटाइल एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस बहुत एनॉर्मस है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि लिमिटेड है, नहीं। आप बड़े बड़े कल्चरल सेंटर्स में आप इसको यूज कर सकते हो, म्यूजियम्स में आप यूज कर सकते हो, थिएटर्स में आप यूज कर सकते हो, स्टेडियम्स में आप यूज कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन हब्स में आप यूज कर सकते हो, बड़े बड़े वेयर हाउसेस में आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें बस विजन आपका होना चाहिए, विजन, और आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सपोर्ट मिल जाए, बस आप अपना जो भी कल्पना है आप उसको साकार कर सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। ना स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, जैसा कि बताया कि कर्व सरफेस अपने आप में ही ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, कम मटेरियल में ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, मतलब ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। अब ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी, इसमें एडिशनल एडवांटेज क्या है, ये लैटरल लोड्स को भी ले पाता है। जैसे लैटरल लोड में विंड लोड आ गया ना, हैवी विंड लोड आ गया, तूफान आ गया, ये आपका कर्व सरफेस उसको संभाल लेता है। सीस्मिक लोड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आपका कर्व सरफेस उसको संभाल सकता है। फ्लैट सरफेस में इतना कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी वर्सेटिलिटी नहीं है कि उनको बियर कर पाए, लेकिन ये कर्व सरफेस में, ये शेल टाइप के स्ट्रक्चर्स में ये फायदा है कि आपके लैटरल को भी उतना ही एफिशिएंटली हैंडल करता है जितना वर्टिकल लोड्स को हैंडल करता है, राइट। अब जब इसमें इतनी ज्यादा खासियतें हैं तो ऑब्वियसली लॉन्जेविलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी तो आएगी आएगी। मतलब आपका स्ट्रक्चर का उम्र तो बढ़ना ही बढ़ना है लॉन्जेविटी से, कि उसका लॉन्ग लाइफ रहेगा ही रहेगा। और अगर हम अच्छे मटेरियल यूज करें और मेंटेनेंस प्रॉपर रखें तो ऑब्वियसली ड्यूरेबल भी होगा। हाँ, मेंटेनेंस के अभाव में तो अच्छे से अच्छी चीज भी खराब हो सकती है, तो मेंटेनेंस तो रखना पड़ेगा। नाउ the fourth point is sustainability and environmental benefits. कर्व सरफेस में ही आप जो है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि कर्व सरफेस आपको अलाउ करता है कि आप डायरेक्ट वेंटिलेशन आप हार्नेस कर सको, राइट, या आप डायरेक्ट, आपको डे लाइट का मैक्सिमम आप यूज कर सको, तो आपको क्या मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली आपका बिजली का खर्च काफी कम आएगा, राइट। और दूसरा, इसमें क्या मटेरियल हम कम यूज करते हैं। अब मटेरियल कम यूज करते हैं तो सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर जाते हैं, और मटेरियल प्रोड्यूस करने में मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतने आसानी से नहीं बनते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनते हैं अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट निकालते ही निकालते, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा उत्सर्जन हमारे लिए काफी नुकसानदायक है, और कम मटेरियल यूज करने से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक कम एक्सक्रेट होता है, वातावरण में कम मिलता है, तो एनवायरमेंटल बेनिफिट हमको मटेरियल एफिशिएंसी से भी मिल जाता है। ये तो हमने देखा कि व्हाई कर्व स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अब कर्व्ड सरफेस हमको बनाना है तो हमको कर्व्ड सरफेस के लिए फॉर्म वर्क भी चाहिए, राइट, क्योंकि प्लेन फॉर्म वर्क तो यहाँ पर काम नहीं आएगा, तो इसलिए मतलब यहाँ पर फॉर्म वर्क बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्म वर्क फॉर शेल स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले शेपिंग एंड सपोर्टिंग द कर्व्ड सरफेस,
आपका कर्व सरफेस की जो शेप है और आपके कर्व सरफेस को जो सपोर्ट देना है, बिना फॉर्म वर्क के तो हो नहीं सकता ना। तो आपको फॉर्म वर्क भी वैसा का वैसा ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट? जैसा आपको स्ट्रक्चर बनाना है, जैसा उसका शेप है, जैसा उसका सपोर्ट देना है, उसी टाइप का आपको फॉर्म वर्क में भी क्वालिटी लाना पड़ेगी, मतलब वैसा शेप लाना पड़ेगा और वैसा उसका सपोर्टिंग, उसकी स्ट्रेंथ इतना देना पड़ेगा आपके फॉर्म वर्क को कि सच देट कि वो कंक्रीट का, जब कंक्रीट पोर होती है ना, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो हमारा फॉर्म वर्क उस प्रेशर को संभाल पाए, उसके बियरिंग प्रेशर को बियर कर पाए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। और जैसा हमको एलिमेंट बनाना है उसी टाइप का उसका कर्विलीनियर सरफेस होना चाहिए। और दूसरी बात, स्मूथनेस भी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें प्लास्टर करना और बाकी पोस्ट प्रोसेसिंग इज वेरी डिफिकल्ट। अगर हमारा फॉर्म वर्क ही स्मूथ होगा तो हमारा ये भी एक बेनिफिट हो सकता है, राइट? नाउ एक इसका जो रिक्वायरमेंट और है, दैट इज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। ये जो हमारा फॉर्म वर्क है, ये हमारे पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो फॉर्म वर्क अपने आप में ही मजबूत होना चाहिए, अदरवाइज वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। नाउ सरफेस फिनिश एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन, आपका फॉर्म वर्क स्मूथ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, और जो आर्किटेक्ट ने डिजाइन के बारे में सोचा है ये बनने के बाद इतना सुंदर दिखेगा, वो उसमें सुंदरता आना चाहिए। जो टेक्सचर आर्किटेक्ट ने सोच रखा है, जो पैटर्न आर्किटेक्ट ने सोच रखा है, जो स्मूथनेस आर्किटेक्ट ने सोच रखी है, वो की वो सारी की सारी चीजें हमको फॉर्म वर्क में देना पड़ेगी। तभी हमारे जो कंक्रीट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें वैसा का वैसा अपील आएगा, वैसा का वैसा आई कैचिंग पावर आएगा, राइट? सो इसलिए इस जो है हमारे जो फॉर्म वर्क की रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ अलग है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो फॉर्म वर्क भी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें हमारे को जो फॉर्म वर्क का जो मेन रिक्वायरमेंट है, तो हमारे फॉर्म वर्क एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कर्व्ड भी होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स शेप का भी होना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स शेप का हमारा स्ट्रक्चर है, जो कॉम्प्लेक्स शेप का हमारा एलिमेंट है, वैसा का वैसा ही फॉर्म वर्क होना चाहिए। ये हमारी अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है हमारे फॉर्म वर्क के बारे में, राइट? और ऑब्वियसली जो इसका है लोड बेयरिंग कैपेसिटी इतना होना चाहिए, जो कंक्रीट पोर हो रहा है तो उसका प्रेशर वो जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको बियर करता है, राइट? और इसमें हमारे कंक्रीट एलिमेंट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, कोई फेलियर नहीं आना चाहिए। इस चीज का विशेष हमको ध्यान देना पड़ेगा, राइट? नाउ सरफेस फिनिश, ऑब्वियसली हमारा जो फॉर्म वर्क है वो ऐसा होना चाहिए, जो हमारा टेक्सचर पैटर्न वो सब एकदम ऐसा कैसा निकले जैसा हम चाहते हैं, राइट? नाउ रीयूजेबल भी होना चाहिए और ड्यूरेबल भी होना चाहिए। फॉर्म वर्क अगर रीयूजेबल नहीं है तो IS 456 का जो है कंप्लायंस हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से फॉर्म वर्क को हमको बनाना चाहिए कि ये रीयूजेबल हो, राइट? और ड्यूरेबल होगा तो रीयूजेबल भी होगा, मटेरियल अच्छा यूज करेंगे तो ड्यूरेबल भी होगा। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं फॉर्म वर्क में, फॉर कर्व सरफेस के लिए या फॉर शेल स्ट्रक्चर्स के लिए। तो सबसे पहला चॉइस हमारा ऑब्वियसली रहता है टिम्बर। टिम्बर इसलिए क्योंकि टिम्बर इज इजीली अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर कहीं पर टिम्बर की अवेलेबिलिटी आसान है। और दूसरा, जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, जो भी कर्व्ड स्ट्रक्चर्स है, वो टिम्बर वर्केबल, इजीली वर्केबल होने के कारण आप उसमें वैसी शेप आसानी से बना सकते हैं। इसलिए टिम्बर हमारा सबसे पहली अपना जो है प्राथमिकता हो जाती है, पहली चॉइस हो जाती है फॉर्म वर्क स्पेशलिस्ट की कि टिम्बर को हम यूज करें। दूसरा होता है हमारा प्लाईवुड। प्लाईवुड इसलिए कि प्लाईवुड में हम डायमेंशनल एक्यूरेसी आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि इट इज इजी टू कट। आप जो भी डायमेंशन आप देना चाहते हो वैसा का वैसा आप उसमें ले सकते हो। तो प्लाईवुड हमारा सेकंड प्रायोरिटी रहती है टिम्बर। लेकिन हम यूजुअली प्लाईवुड और टिम्बर को एक साथ यूज करते हैं। जहां पर स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टिम्बर हमारा स्ट्रांग रहता है, तो वहां पर हम टिम्बर यूज करेंगे। और जहां पर स्मूथनेस की आवश्यकता होगी या डायमेंशनल एक्यूरेसी की आवश्यकता होगी, वहां पर हम लोग प्लाईवुड यूज करते हैं। और दोनों को साथ में ही यूज करते हैं, प्लाईवुड और टिम्बर को अलग अलग यूज नहीं करते हैं, राइट? और अगर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल चाहिए और बहुत ज्यादा रीयूजेबल मटेरियल चाहिए, हमारे पास प्रोजेक्ट ऐसा है कि एक जैसे शेल स्ट्रक्चर्स ज्यादा क्वांटिटीज में आ रहे हैं, तो हमारा फिर फर्स्ट चॉइस हो जाती है स्टील। बिकॉज स्टील इज वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी गुड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज आल्सो गुड,
और ये भी बहुत इजीली फैब्रिकेट हो जाता है हमारे फैब्रिकेशन शॉप में। इसमें हम लोग स्टील के पैनल्स यूज करते हैं, स्टील की बीम्स यूज करते हैं, स्टील के कॉलम्स यूज करते हैं और ब्रैकेट्स यूज करते हैं। नट बोल्ट से इसको अपना असेंबली और डिसेंबली इसकी की जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चॉइस है। और जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ है लाइक बड़े ब्रिज स्ट्रक्चर्स वगैरह में, तो वहां पर हम लोग कोशिश करके स्टील स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। या एक जैसे हमको बहुत ज्यादा एलिमेंट कंस्ट्रक्शन करने रहते हैं, तब वहां पर हम लोग स्टील यूज करते हैं ना। एक चॉइस हमारी और रहती है, वो रहता है हमारा फैब्रिक यानी कपड़ा। लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनरी कपड़ा काम नहीं आता है हमारा। यहाँ पर एक टेंशन फैब्रिक रहता है। टेंशन फैब्रिक का मतलब है कि वो लोड बियरिंग कैपेबिलिटी वाला रहता है। मतलब इतना स्ट्रांग होता है कि कंक्रीट के जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, पोरिंग कंक्रीट जो उस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, वो उसको बियर कर पाता है। तो ऐसा फैब्रिक, इसमें हमको बड़ा फायदा ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल है। फैब्रिक इज फ्लेक्सिबल, जैसा आप चाहते हो, जैसा भी कर्व सरफेस आप चाहते हो, वैसा का वैसा ये प्रोवाइड कर सकता है। तो फैब्रिक हमारा एक अच्छा चॉइस है, राइट। और एक रीयूजेबल प्लास्टिक, यानी यहाँ पर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला प्लास्टिक भी हम लोग यूज करते हैं आपके फॉर्मवर्क में फॉर शेल स्ट्रक्चर्स। तो ये फैब्रिक जैसा ही काम करता है, बट ये रीयूजेबल रहता है। फैब्रिक एक बार लग जाता है तो दूसरी बार उसको यूज करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन प्लास्टिक को हम यूज कर पाते हैं। तो ये कंसिडरेशन हैं, जितने भी सारे कंसिडरेशन है फॉर्मवर्क के, वो नटशेल में ऐसे आ जाते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मवर्क फॉर शेल स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक क्या तो प्रोजेक्ट की हमारी रिक्वायरमेंट्स है, क्या हमारे पास बजट कितना है, या हमारे शेल स्ट्रक्चर कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, और हमको कैसी फिनिश चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये अगर हम हमारे फॉर्मवर्क का डिजाइन प्रॉपर करें, उसका प्लानिंग प्रॉपर करें, उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर करें, तब हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो शेल स्ट्रक्चर वाला एकदम सक्सेसफुल हो सकता है। अब यहाँ पर हमको काफी सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा फॉर्मवर्क इजीली रिमूवेबल हो। ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारी जो डायमेंशनल एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट आए, क्योंकि हमारा डिजाइन कंसिडरेशंस डायमेंशनल एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली प्रेशर जो एग्जर्ट करता है, वेट कंक्रीट बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है। रीजन क्या है कि वो पूरा का पूरा डेड लोड पूरा आ जाता है, और अदरवाइज उसमें क्या सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रेंथ रहती है, तो वो अपने आप में स्ट्रेंथ ले लेती है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फॉर्मवर्क फॉर शेल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, और इसमें हमने समझा कि कितना वाइटल कंपोनेंट है हमारे अपना शेल स्ट्रक्चर्स में फॉर्मवर्क। क्योंकि प्रॉपर फॉर्मवर्क के बिना हम प्रॉपर शेल स्ट्रक्चर की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही जो अपना फॉर्मवर्क है, वही नेसेसरी सपोर्ट भी देता है, नेसेसरी शेप भी देता है हमारे कर्व सरफेस को। और मटेरियल तो चॉइस के ऊपर है, क्या तो हमारा स्पेसिफिकेशन है, क्या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या बजट है, वट एवर। तो अगर हम बस दो चीज़ों का ध्यान रखें, एप्रोप्रिएट फॉर्मवर्क यानी जो आवश्यक है फॉर्मवर्क वो यूज करें, और उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर करें, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, बिल्डर का, सबका काम आसान हो जाता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले लेक्चर में फॉर्मवर्क फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए लाऊंगा एक जो अनदर हमारा स्पेशल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रहता है। ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रहता है। थैंक यू।